दोस्तों सिडले नाम की ये जो मूवी है जो कि हमें एक तरह से 2010 में देखने को मिली थी और 1994 से ये फ्रेंचाइजी चलती हुई आ रही है। डिज़्नी की वजह से भी एक तरह से कई 1994 से पहले से भी कई ऐसी मूवीज़ है जो चलती हुई आ रही है और अब तक हमें उनकी एक तरह से नए वर्जन अपडेटेड वर्जन एक तरह से देखने को मिल रहे हैं। तो उसी में से ये मूवी है। ये एक तरह से इसका अपडेटेड वर्जन 13 फरवरी 2015 को एक तरह से रिलीज़ किया गया था। इंडिया में भी इसे 13 मार्च को रिलीज़ कर दिया गया था 2015 में और परफॉर्मेंस भी इसका पूरा एक तरह से बहुत बढ़िया था। तो इस वीडियो के अंदर इस मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी बताने वाला हो तो वीडियो को लाइक कर दें। सिंड्रेला 2015 की रोमांटिक फंतासी फिल्म है जिसका निर्देशन केनेथ ब्रानग ने किया है और पटकथा क्रिस वीच ने लिखी है। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स, किनबर्ग जेनरे, एलिसन शेयरमूर प्रोडक्शंस और बीगल पग फिल्म्स द्वारा सहनिर्मित यह फिल्म चार्ल्स पेरॉल्ट की 1697 की परिकथा सिंड्रेला पर आधारित है और वॉल्ट डिज्नी की 1950 की एनिमेटेड फिल्म का लाइव एक्शन रूपांतरण भी है। 6. लिली जेम्स और केट ब्लैंचेट मुख्य भूमिकाओं में है, जबकि रिचर्ड मैडेन, स्टेलन स्कार्सगार्ड, हॉलिडे ग्रिंगर, सोफी मैक्शेरा, डेरेक जैकोबी और हेलेना बोनहम कार्टर सहायक भूमिकाओं में है। सिंड्रेला का विकास मई 2010 में शुरू हुआ, जिसमें निर्माता साइमन किनबर्ग और पटकथा लेखक एलाइन ब्रॉश मैककेना इस परियोजना से जुड़े। मार्क रोमनेक को शुरू में अगस्त 2011 में निर्देशन के लिए चुना गया था, लेकिन जनवरी 2013 में डिज्नी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण उन्होंने परियोजना छोड़ दी और उनकी जगह ब्रानग को लिया गया, जबकि मैककेना की पटकथा को संशोधित करने के लिए वेज को काम पर रखा गया। कास्टिंग नवंबर 2012 में शुरू हुई, जिसमें ब्लैंचेट को कास्ट किया जाने वाला पहला अभिनेता था। जेम्स ने अप्रैल 2013 में शीर्षक भूमिका को चित्रित करने के लिए हस्ताक्षर किए और बाकी कलाकार मई और सितंबर 2013 के बीच शामिल हुए। मुख्य फोटोग्राफी सितंबर से दिसंबर 2013 तक इंग्लैंड के बकिंघमशायर में पाइनवुड स्टूडियो में हुई। सिंड्रेला का प्रीमियर 13 फरवरी 2015 को 65वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ और इसे 13 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा मानक और आईमैक्स प्रारूपों में रिलीज किया गया। इसने दुनिया भर में $542 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो एक निर्देशक के रूप में ब्रानग की अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसे 88वें अकादमी पुरस्कार, 21वें क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार और 69वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में पोशाक डिजाइन श्रेणियों के लिए नामांकित किया गया। कथानक: एला, एक अमीर व्यापारी की दयालु बेटी, अपने माता-पिता के साथ खुशी से रहती है जब तक कि उसकी मां बीमार नहीं पड़ जाती। अपनी मृत्युशैया पर वह अपनी बेटी से हमेशा साहस रखने और दयालु होने के लिए कहती है। सालों बाद एला के पिता विधवा लेडी ट्रेमेन से शादी करते हैं, जिनकी खुद की 2 बेटियां हैं, ड्रिसेला और अनास्तासिया। जब एला के पिता व्यवसाय के लिए बाहर जाते हैं, तो लेडी ट्रेमेन अपने क्रूर और ईर्ष्यालु स्वभाव का खुलासा करती है, जिससे एला को अपना बेडरूम सौतेली बहनों को देने और अटारी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दूर रहने के दौरान एला के पिता की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो जाती है। लेडी ट्रेमेन पैसे बचाने के लिए कर्मचारियों को निकाल देती है और सारे काम अपनी सौतेली बेटी पर डाल देती है। फायरप्लेस के पास सोने के बाद उसके चेहरे को राख से ढका हुआ देखकर एला का सौतेला परिवार उसका मजाक उड़ाते हुए उसे सिंड्रेला कहता है। अपने सौतेले परिवार के दुर्व्यवहार से परेशान होकर एला जंगल में चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात किट से होती है, जो राजकुमार है, जो खुद को महल का प्रशिक्षु बताता है। वे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन उसका नाम जाने बिना ही अलग हो जाते हैं। महल में वापस आकर किट को पता चलता है कि उसके बीमार पिता एक शाही बॉल आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, ताकि किट शादी के लिए एक राजकुमारी चुन सके। किट राजा को देश की सभी योग्य युवतियों को आमंत्रित करने के लिए मना लेता है,
गुप्त रूप से उम्मीद करता है कि एला आएगी। एला किट को फिर से देखना चाहती है, अपनी माँ की पुरानी पोशाक को नया रूप देती है और बॉल पर अपने सौतेले परिवार में शामिल होने का प्रयास करती है। हालांकि वे उसकी पोशाक फाड़ देते हैं और उसे पीछे छोड़ देते हैं। आंसुओं में बगीचे में भागते हुए एला एक बूढ़ी भिखारी महिला से मिलती है जो खुद को उसकी परी गॉडमदर बताती है। वह जादुई रूप से एक कद्दू को एक गाड़ी में, चूहों को घोड़ों में, छिपकलियों को पैदल चलने वालों में और एक हंस को कोचमैन में बदल देती है। फिर वह एला के कपड़ों को एक शानदार बॉल गाउन में अपग्रेड करती है जिसमें कांच की एक जोड़ी चप्पलें होती है। एला के सौतेले परिवार को उसे पहचानने से रोकने के लिए अंतिम जादू करने के बाद परी गॉडमदर उसे चेतावनी देती है। जब एला बॉल पर पहुंचती है तो किट उसे देखकर खुश होता है और उसे पहला डांस देता है। ग्रैंड ड्यूक, जिसने राजनीतिक कारणों से किट को ज़रागोजा की राजकुमारी चेलिना से वादा किया था, नाराजगी व्यक्त करता है और लेडी ट्रेमेन उसे सुन लेती है। हालांकि यह जानकर आश्चर्य होता है कि किट ही राजकुमार है, एला उसके साथ घुलमिल जाती है। हालांकि इससे पहले कि वह उसे अपना नाम बता पाती, घड़ी आधी रात के करीब पहुंच जाती है और वह महल से भाग जाती है, अपनी एक कांच की चप्पल खो देती है। ग्रैंड ड्यूक उसका पीछा करता है, लेकिन एला जादू के खत्म होने से ठीक पहले छिपने में कामयाब हो जाती है। घर लौटने पर वह बची हुई कांच की चप्पल को फर्श के नीचे छिपा देती है। अपनी मृत्युशैया पर राजा किट को एला से विवाह करने का आशीर्वाद देता है। नए राजा के रूप में किट रहस्यमयी राजकुमारी के प्रति अपने प्रेम का इजहार करते हुए एक घोषणापत्र जारी करता है और उससे अनुरोध करता है कि वह स्वयं उपस्थित हो। एला अपनी पहचान साबित करने के लिए जूता वापस लेने के लिए जल्दी करती है, लेकिन लेडी ट्रेमेन उसे पहले पा लेती है। वह एला को शाही घराने का मुखिया बनाने के बदले में किट से विवाह करने की पेशकश करती है। एला मना कर देती है, इसलिए लेडी ट्रेमेन जूता तोड़ देती है और उसे अटारी में बंद कर देती है। वह अवशेषों को ग्रैंड ड्यूक के पास ले जाती है और उसे सच्चाई बताती है। वह लेडी ट्रेमेन को काउंटेस बनाने और एला को हमेशा के लिए छुपाए रखने के लिए उसकी बेटियों के लिए लाभकारी विवाह सुरक्षित करने के लिए सहमत हो जाता है। इन घटनाओं से अनजान किट ग्रैंड ड्यूक और गार्ड के कैप्टन को राज्य की हर महिला पर बरकरार जूता पहनकर रहस्यमयी राजकुमारी को खोजने का आदेश देता है। एला के घर पर जूता किसी भी सौतेली बहन को फिट नहीं होता है और कंपनी प्रस्थान करने की तैयारी करती है, जब तक कि वे अटारी में एला को गाते हुए नहीं सुनते। किट, जो गुप्त रूप से समूह के साथ है, कैप्टन को जांच करने का आदेश देता है, जिससे लेडी ट्रेमेन को एला को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एला सफलतापूर्वक जूता पहनकर देखती है और किट के साथ जाते समय अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है। इसके तुरंत बाद लेडी ट्रेमेन, उनकी बेटियां और ग्रैंड ड्यूक हमेशा के लिए राज्य छोड़ देते हैं, जबकि एला और किट शादी कर लेते हैं और इसके सबसे प्रिय सम्राट बन जाते हैं, उसी साहस और दयालुता के साथ शासन करते हैं जिसका वादा एला ने अपनी माँ से सालों पहले किया था। रालना। मुख्य लेख: डिज्नी के सिंड्रेला पात्रों की सूची। लेडी ट्रेमेन के रूप में कैट ब्लैंचेट, एला की कटु और ईर्ष्यालु सौतेली माँ, जो अपनी सौतेली बेटी की अटूट भावना और दयालुता से नाराज है। ब्लैंचेट ने अपने चरित्र का वर्णन एक ऐसी महिला के रूप में किया है जिसने अपना जीवन फिर से शुरू करने की कोशिश की है और अपने नए पति के अपनी बेटी सिंड्रेला के प्रति गहरे स्नेह से अत्यधिक ईर्ष्या करती है। वह सिंड्रेला जितनी सुंदर और दयालु और अच्छी नहीं है। जब सिंड्रेला के पिता की मृत्यु हो जाती है तो वित्तीय दबाव, घबराहट और ईर्ष्या बढ़ती है। यही वह चीज है जो उसे दुष्ट बनाती है। लिली जेम्स एला के रूप में, जिसे सिंड्रेला के नाम से भी जाना जाता है, एक दृढ़ इच्छाशक्ति वाली और दयालु युवती है जिसे उसके सौतेले परिवार द्वारा अपने ही घर में नौकरानी बनने के लिए
मजबूर किया जाता है। जेम्स ने उसके चरित्र का वर्णन एक दयालु, अच्छे व्यक्ति के रूप में किया है जो एक क्रूर वातावरण में खुश रहने में सक्षम है, और यही उसकी महाशक्ति है। मुझे लगता है कि हमें जीवन से गुजरना पड़ता है जो हमें परेशान कर सकता है। मुझे लगता है कि एला के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि वह हर समय खुद का सबसे अच्छा संस्करण है। एलोइस वेब 10 वर्षीय एला के रूप में, रिचर्ड मैडेन प्रिंस किट के रूप में, एक विनम्र और महान व्यक्ति जो जल्द ही राजा बनने वाला है, जो अपने राज्य की भलाई के लिए राजकुमारी से शादी करने के अपने कर्तव्य के बावजूद एला से प्यार करने लगता है। मैडेन ने अपने चरित्र का वर्णन ऐसे व्यक्ति के रूप में किया है जिसके पास हास्य की भावना है और जो अपने विशेषाधिकार के बारे में जानता है और जो अपने आसपास के सभी लोगों के लिए करुणा रखता है। हेलेना बोनहम कार्टर परी गॉडमदर के रूप में, एक मूर्ख लेकिन देखभाल करने वाली जादूगरनी जो एला को बॉल तक पहुंचने में मदद करती है। वह फिल्म की कथावाचक के रूप में भी काम करती है। नॉन्सो एनोजी कैप्टन के रूप में, किट का व्यंग्यात्मक लेकिन वफादार सबसे अच्छा दोस्त और विश्वासपात्र। एनोजी ने अपने चरित्र का वर्णन इस प्रकार किया कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो एक तरह से रोल मॉडल है और जो उसके किट लिए वह सब कुछ पाने के लिए प्रयासरत है जो वह चाहता है। स्टेलन स्कारसगार्ड ग्रैंड ड्यूक के रूप में, एक छायादार और गन्नाशील शाही अधिकारी जो संदिग्ध कार्यों से राज्य की समृद्धि चाहता है। अपने एनिमेटेड समकक्ष के विपरीत, चरित्र के इस संस्करण को अधिक विरोधी प्रकाश में चित्रित किया गया है। स्कारसगार्ड ने अपने चरित्र का वर्णन ऐसे व्यक्ति के रूप में किया जो शो चलाता है, बहुत व्यावहारिक है और इस बिल्कुल मूर्खतापूर्ण विचार को स्वीकार नहीं करता है कि किसी को भी प्यार से शादी करनी चाहिए, जिसमें राजकुमार भी शामिल है। सोफी मैक्शेरा और हॉलिडे ग्रिंगर ने ड्रिसेला और अनास्तासिया ट्रेमेन की भूमिका निभाई, जो लेडी ट्रेमेन की घमंडी और उथली जैविक बेटिया और एला की सौतेली बहनें हैं। मैक्शेरा ने उनके चरित्रों का वर्णन काफी घिनौना लेकिन हम हास्यास्पद दिखते हैं, इसलिए आप कभी कभी हमारे लिए थोड़ा दुखी महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाते, जबकि ग्रिंगर ने विस्तार से बताया कि वे दोनों बहुत जरूरतमंद हैं और अपनी मां को इतना अधिक सम्मान देते हैं कि उनमें कोई आत्मसम्मान नहीं है, जो सिंड्रेला के प्रति ईर्ष्या और स्वार्थ के माध्यम से प्रकट होता है। डेरेक जैकोबी किंग के रूप में, किट के सख्त लेकिन प्यार करने वाले पिता जो चाहते हैं कि वह अपनी और राज्य की भलाई के लिए शादी करे। जैकोबी ने अपने चरित्र का वर्णन बहुत पारंपरिक रूप से किया है, जिसमें वह चाहते हैं कि उनके बेटे को एक सुरक्षित और संरक्षित राज्य विरासत में मिले, जिसका मतलब है कि उसे एक पारस्परिक रूप से लाभकारी विवाह में प्रवेश करने की आवश्यकता है। फिल्म में बेन चैपलिन और हेले एटवेल भी एला के जैविक माता-पिता की भूमिका में है। इसके अलावा रॉब ब्राइडन मास्टर फीनस की भूमिका में है, जो शाही चित्रकार है। जन पेरेज ने ज़रागोजा की राजकुमारी चेलिना की भूमिका निभाई है, जो किट की अवांछित प्रेमिका है, जिससे ग्रैंड ड्यूक उसकी शादी करवाना चाहता है। एलेक्स मैकक्वीन रॉयल क्रियर की भूमिका में दिखाई देते हैं। टॉम एडन और गैरेट मेसन ने छिपकली के फुटमैन और गूज कोचमैन की भूमिका निभाई है, जो एला के पशु मित्रों के मानवीय रूप है। पॉल हंटर ने जॉन की भूमिका निभाई है, जो एला के परिवार के लिए काम करने वाला एक किसान है। जोशुआ मैकगायर पैलेस अधिकारी की भूमिका में दिखाई देते हैं। उत्पादन विकास मार्क रोमानेक को अगस्त 2011 से जनवरी 2013 तक फिल्म का निर्देशन सौंपा गया था। वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स ने टिम बर्टन की एलिस इन वंडरलैंड 2010 की बॉक्स-ऑफिस सफलता के बाद मई 2010 में चार्ल्स पेरॉल्ट की परिकथा सिंड्रेला की लाइव एक्शन रीइमेजिनिंग विकसित करना शुरू किया। स्टूडियो ने एलाइन ब्रॉश मैककेना और साइमन किनबर्ग के साथ 7 अंकड़ा पिच डील की, जिन्हें क्रमशः पटकथा लेखक और निर्माता के रूप में सेट किया गया था। 11 सीन बेली के अनुसार स्टूडियो के अध्यक्ष एलन एफ. हॉर्न फिल्म को
आने वाली पीढ़ियों के लिए एक निर्णायक सिंड्रेला बनाना चाहते थे और उनसे कहा कि अगर उन्हें थोड़ा और खर्च करने की जरूरत है तो खर्च करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह टाइम कैप्सूल के लिए एक है। शार मैककेना के शुरुआती ड्राफ्ट ने कहानी पर एक शानदार दृष्टिकोण का सुझाव दिया। 13 जिसमें राजकुमार को राजनीतिक रूप से तय विवाह के लिए तैयार किया जाता है जब तक कि वह सिंड्रेला से नहीं मिलता। 14 जिसे एक शूरवीर के रूप में फिर से तैयार किया जाता है। 15 जिसे मैककेना ने किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है जो वह जो चाहती है उसके पीछे जाना सीख रही है। मूल रूप से वह राजकुमार से अलग हो जाती है और उसे वापस उसके पास जाने का रास्ता खोजना पड़ता है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक जटिल है। वह बहुत सक्रिय और स्वतंत्र है। 16 हालांकि इस विचार को त्याग दिया गया क्योंकि स्टूडियो को कहानी के लिए अधिक पहचानने योग्य दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। शो अगस्त 2011 में मार्क रोमानक को फिल्म का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया। 14 और क्रिस वीच को फरवरी 2012 में मैककेना की स्क्रिप्ट को संशोधित करने के लिए लाया गया। 17 रोमानक ने 15 महीने तक इस परियोजना की देखरेख की। 18 लेकिन जनवरी 2013 में डिज्नी के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण छोड़ दिया क्योंकि फिल्म के बारे में उनका दृष्टिकोण स्टूडियो की अपेक्षा से अधिक गहरा था। 19 उस महीने के अंत में केनेथ ब्रानक को निर्देशक के रूप में पदभार संभालने की घोषणा की गई। 20 और अप्रैल 2013 तक एलिसन शेयरमूर और डेविड बैरोन को निर्माता के रूप में काम पर रखा गया। आशी रलाई शीर्ष पंक्ति केट ब्लैंचेट, लिली जेम्स, रिचर्ड मैडेन और हेलेना बोनहम कार्टर लेडी ट्रेमेन, एला, किट और फेरी गॉडमदर की भूमिका निभा रहे हैं। निचली पंक्ति नॉन्सो एनोजी, स्टेलन स्कारसगार्ड, सोफी मैक्शेरा और हॉलिडे ग्रिंगर कैप्टन, ग्रैंड ड्यूक, ड्रिसेला और अनास्तासिया ट्रेमेन की भूमिका निभा रहे हैं। नवंबर 2012 में डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि केट ब्लैंचेट लेडी ट्रेमाइन की भूमिका निभाने के लिए गहन बातचीत कर रही थीं। वह इस परियोजना के लिए साइन करने वाली पहली अभिनेता थीं। 22 और शेयरमूर के अनुसार भूमिका के लिए हमेशा एकमात्र विकल्प थीं। 23 कुछ दिनों बाद साओर्से रोनन, एलिसिया विकेंडर और गैब्रिएला वाइल्ड को सिंड्रेला की भूमिका के लिए दौर में बताया गया। 24 इमोजेन पूट्स पर भी विचार किया जा रहा था। 25 फरवरी 2013 तक एम्मा वाटसन ने शीर्षक भूमिका के लिए बातचीत में प्रवेश किया। 26 लेकिन अंततः एक सौदा नहीं हुआ। 27 बाद में बिल कॉन्डन द्वारा निर्देशित और डैन स्टीवंस के साथ अभिनीत ब्यूटी एंड द बीस्ट 1991। 28 अप्रैल 2013 तक बेला हीथकोट, लिली जेम्स और मार्गोट रोबी शीर्षक भूमिका के लिए परीक्षण कर रहे थे। 29 जेम्स को अंततः उसी महीने के अंत में कास्ट किया गया। 30 उन्होंने मूल रूप से अनास्तासिया की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया, इससे पहले कि कास्टिंग निर्देशक ने उन्हें सिंड्रेला के लिए प्रयास करने का सुझाव दिया। 31 अगले महीने रिचर्ड मैडेन को प्रिंस किट के रूप में कास्ट किया गया। संसार जून 2013 तक हॉलिडे ग्रिंगर को अनास्तासिया का किरदार निभाने के लिए तैयार किया गया था। 33 और कुछ दिनों बाद सोफी मैक्शेरा, जिन्होंने पहले आईटीवी टेलीविजन श्रृंखला डाउटन एबे 2010 से 2015 में जेम्स के साथ सहअभिनय किया था, को ड्रिसेला की भूमिका के लिए बातचीत करने की सूचना मिली थी। 34 उस महीने के अंत में मैक्शेरा की कास्टिंग की पुष्टि की गई। 35 जबकि हेलेना बोनहम कार्टर, जिन्होंने पहले मैरी शेली की फ्रैंकस्टीन 1994 और द थ्योरी ऑफ फ्लाइट 1998 में ब्रानक के साथ काम किया था, को फेरी गॉडमदर के रूप में लिया गया। 36 ब्लैंचेट की तरह बोनहम कार्टर अपनी संबंधित भूमिका के लिए पहली और एकमात्र पसंद थीं। 37 अगले महीने स्टेलन स्कारसगार्ड ने ग्रैंड ड्यूक को चित्रित करने के लिए हस्ताक्षर किए। 38 और हेले एटवेल ने अगस्त 2013 में सिंड्रेला की मां की भूमिका निभाई। 39 सितंबर 2013 में जैसे ही प्रमुख फोटोग्राफी शुरू हुई,
वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो ने ब्रानग के लगातार सहयोगी डेरेक जैकोबी को राजा और नॉन्सो एनोजी को कप्तान के रूप में चुनने की घोषणा की। 3 बार ऑस्कर जीतने वाली कॉस्ट्यूम डिजाइनर सैंडी पॉवेल फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम की प्रभारी थीं। पॉवेल ने 2013 की गर्मियों में मुख्य फोटोग्राफी शुरू होने से लगभग 2 साल पहले पात्रों के लुक के लिए अवधारणाओं पर काम करना शुरू कर दिया था। पॉवेल ने कहा कि उनका लक्ष्य 1940 या 1950 के दशक में बनी 19वीं सदी की पीरियड फिल्म जैसा लुक तैयार करना था। 41、42。फेरी गॉडमदर के लिए पॉवेल ने 1950 के दशक की एनिमेटेड फिल्म से एक बड़ा बदलाव किया। इसके बजाय अभिनेत्री हेलेना बोनहम कार्टर को एक शानदार सफेद बॉलगाउन दिया, जिसमें परी के पंख, पफ स्लीव्स और एक बहुत ही फुल स्कर्ट थी। स्कर्ट के नीचे बैटरी लाइट भी थी, जिसके बारे में कार्टर ने कहा कि दृश्यों को फिल्माते समय इससे समस्याएं होती थीं क्योंकि बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी। सौतेली माँ और सौतेली बहनों के लिए पॉवेल के पास लुक के बारे में बहुत स्पष्ट विचार था। वे बाहर से पूरी तरह से हास्यास्पद होने चाहिए, थोड़ा बहुत और अतिशयोक्तिपूर्ण, और अंदर से बदसूरत। 42 राजकुमार का सिलहूट मूल एनिमेशन से आया था, हालांकि उसने अधिक फिट लुक और कम मर्दाना रंग बनाए। राजकुमार की कुछ वेशभूषा मैडेन की आंखों को उभारने के लिए रंगी गई थी। 41、बॉल गाउन अपने रंग और आकार में डिज्नी एनिमेटेड फिल्म से प्रेरित था। जब वह नृत्य करती है और बॉल से भागती है तो गाउन को सुंदर दिखना चाहिए। मैं चाहता था कि वह पानी के रंग की पेंटिंग की तरह तैरती हुई दिखे। 41 पोशाक कपड़े की 1 दर्जन से अधिक महीन परतों, एक कोर्सेट और एक पेटीकोट से बनाई गई थी। सिंड्रेला गाउन के 9 संस्करण डिजाइन किए गए थे, जिनमें से प्रत्येक में 270 गज से अधिक कपड़ा और 10,000 क्रिस्टल थे। प्रत्येक पोशाक को बनाने में 18 दर्जी और 500 घंटे लगे। 41、शादी की पोशाक एक और मुश्किल परियोजना थी। शादी की पोशाक बनाना एक चुनौती थी। बॉल गाउन से भी बेहतर कुछ बनाने की कोशिश करने के बजाय मुझे कुछ पूरी तरह से अलग और सरल करना था। मैं चाहता था कि पूरा प्रभाव क्षणभंगुर और बढ़िया हो, इसलिए हमने एक लंबी ट्रेन के साथ एक चर्मरेखांकित आकार की चोली का चयन किया, पॉवेल ने कहा। रेशम और गेंजा हाथ से पेंट की गई पोशाक को पूरा करने में 16 लोगों और 550 घंटे लगे। जब क्रू ने गाउन में जेम्स की तस्वीरें खींचीं, तो अभिनेत्री एक इलेक्ट्रिक हीटर के बहुत करीब खड़ी थी और पोशाक में आग लग गई। पोशाक की ऊपरी परत को फिर से बनाना पड़ा क्योंकि समय और बजट की कमी के कारण केवल एक शादी की पोशाक बनाई गई थी। 41、कांच के जूते के लिए पॉवेल ने 1950 के दशक के एक जूते से प्रेरणा ली जिसे उन्होंने एक संग्रहालय में देखा था। चूंकि कांच चमकता नहीं है, इसलिए उन्होंने इसके बजाय क्रिस्टल का उपयोग करने का फैसला किया। स्वारोवस्की ने प्रसिद्ध जूता बनाने के लिए डिज्नी के साथ भागीदारी की। पॉवेल उत्पाद डेवलपर से मिलने के लिए सीधे ऑस्ट्रिया में स्वारोवस्की मुख्यालय गए। फिल्म के लिए सही जूता मिलने तक उन्हें 6 डिजिटल रेंडरिंग करने पड़े। स्वारोवस्की ने फिल्म के लिए क्रिस्टल के 8 जोड़े जूते बनाए, हालांकि वास्तव में कोई भी पहनने योग्य नहीं था। नतीजतन, सेट पर जेम्स द्वारा पहने गए चमड़े के जूतों को डिजिटल रूप से क्रिस्टल में बदलना पड़ा। चप्पल के साथ, स्वारोवस्की ने 7 मिलियन से अधिक क्रिस्टल प्रदान किए जिनका उपयोग वेशभूषा और बॉल सीन के लिए 111 में किया गया था। 43、फिल्माने सिंड्रेला पर मुख्य फोटोग्राफी 23 सितंबर 2013 को शुरू हुई। 40 फिल्म की शूटिंग इंग्लैंड के बकिंघमशायर के पाइनवुड स्टूडियो में और हैम्पटन कोर्ट पैलेस, ब्लेनहेम पैलेस, विंडसर कैसल, क्लीवडेन, ओल्ड रॉयल नेवल कॉलेज और ब्लैक पार्क सहित कई अन्य स्थानों पर की गई थी। 44 हालांकि शाही महल मुख्य रूप से कंप्यूटर द्वारा तैयार किया गया है, लेकिन इसे जर्मनी के ड्रेसडेन में ज्विंगर के मॉडल के अनुसार बनाया गया था। 45、डाक उत्पादन
पोस्ट प्रोडक्शन दिसंबर 2013 में शुरू हुआ और अगस्त 2014 में पूरा हुआ। 44 तैयार फिल्म को मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका द्वारा हल्के विषयगत तत्वों के लिए पीजी रेट किया गया था। 46 यूनाइटेड किंगडम में फिल्म को ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन द्वारा भावनात्मक परेशानी के बहुत हल्के दृश्यों के लिए यू वर्गीकरण प्राप्त हुआ। 1 संगीत मुख्य लेख सिंड्रेला ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक। 7 जून 2013 को समाचार ने पुष्टि की कि संगीतकार पैट्रिक डॉयल फिल्म के लिए संगीत तैयार करेंगे, जिसमें रोमांस पर जोर दिया जाएगा। 47 डॉयल ने पहले भी हेमलेट और थॉर सहित कई ब्रानग फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है। 48 उन्होंने डिज्नी पिक्सर की एनिमेटेड फैंटेसी कॉमेडी फिल्म ब्रेव के लिए भी संगीत तैयार किया है। 49 डॉयल ने लंदन के एयर लिंडेहर्स्ट स्टूडियो में जेम्स शीयरमैन द्वारा संचालित लंदन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ फिल्म का स्कोर रिकॉर्ड किया। 50 साउंड ट्रैक ने बिलबोर्ड 200 पर नंबर 60 पर शुरुआत की। पहले सप्ताह में इसकी 8000 प्रतियां बिकीं। 51 विपणन फिल्म की पहली आधिकारिक प्रस्तुति अगस्त 2013 में डिज्नी के 3 दिवसीय D23 एक्सपो में हुई थी। 52 53 मार्च 2014 में लास वेगास, नेवादा में सिनेमाकॉन में फिल्म का पूर्वावलोकन किया गया था, जिसमें एक टीजर दिखाया गया था जिसमें सिंड्रेला को अपने पिता की मृत्यु के बारे में सुनते हुए, जंगल से गुजरते समय राजकुमार से मिलते हुए, उसकी मां के बॉल गाउन को उसके सौतेले परिवार द्वारा फाड़ दिया जाता है, और एक हास्य अनुभाग जहां परी गॉडमदर एक कद्दू को गाड़ी में बदल देती है। 54 55 पहला आधिकारिक ट्रेलर 15 मई 2014 को शुरू हुआ। 1 मिनट के टीजर में, जिसमें फिल्म का कोई फुटेज शामिल नहीं है, एक चमचमाता कांच का जूता काले रंग की पृष्ठभूमि पर धीरे धीरे प्रकट होता है। 56 57 दूसरा आधिकारिक ट्रेलर 2.5 मिनट लंबा और फिल्म के फुटेज युक्त 19 नवंबर 2014 को गुड मॉर्निंग अमेरिका पर शुरू हुआ, 2 दिन पहले जारी किए गए 15 सेकंड के ट्रेलर पूर्वावलोकन के साथ। 58 59 रिलीज के पहले 24 घंटों में ट्रेलर को यूट्यूब पर 4.2 मिलियन बार और फेसबुक पर 33 मिलियन बार देखा गया, जो मार्वल स्टूडियोज रिलीज को छोड़कर इतिहास में सभी डिज्नी फिल्मों में सबसे ज्यादा बार देखा गया। 60 फिल्म का आधिकारिक पोस्टर भी 19 नवंबर को जारी किया गया। 61 डिज्नी ने 16 दिसंबर 2014 को एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेलर जारी किया। 62 1 जनवरी 2015 को एक नया ट्रेलर जारी किया गया। 63 11 फरवरी 2015 को डिज्नी ने फिल्म का अंतिम ट्रेलर जारी किया। 64 उपन्यासीकरण एलिजाबेथ रुडनिक द्वारा लिखित फिल्म का एक टाई-इन उपन्यासीकरण 27 जनवरी 2015 को डिज्नी पब्लिशिंग वर्ल्ड वाइड द्वारा प्रकाशित किया गया था। 65 मुक्त करना थिएट्रिकल फिल्म का विश्व प्रीमियर 13 फरवरी 2015 को 65वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 66 67 और इसे 13 मार्च 2015 को रिलीज किया गया था। 68 नाटकीय रूप से यह वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की लघु फिल्म फ्रोजन फीवर के साथ थी, जिसमें फ्रोजन के पात्र थे। 69 10 फरवरी 2015 को आईमैक्स कॉरपोरेशन और डिज्नी ने फिल्म को आईमैक्स प्रारूप में डिजिटल रूप से फिर से तैयार करने और इसे निर्धारित रिलीज तिथि पर वैश्विक स्तर पर आईमैक्स थिएटरों में रिलीज करने की योजना की घोषणा की। 70 होम मीडिया वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट ने 15 सितंबर 2015 को ब्लूरे कॉम्बो पैक, डिजिटल HD, DVD और डिज्नी मूवीज एनीवेयर पर सिंड्रेला रिलीज की। 71 ब्लूरे बोनस सुविधाओं में एक वैकल्पिक शुरुआत, फ्रोजन फीवर शॉर्ट और फीचर शामिल है। स्टेजिंग द बॉल, एला के प्यारे दोस्त, ए फेरी टेल कम्स टू लाइफ और कॉस्ट्यूम टेस्ट फन। केनेथ ब्रानग द्वारा एक परिचय के साथ 5 हटाए गए दृश्य विशेष रूप से डिज्नी मूवीज एनीवेयर पर शामिल किए गए हैं।
72 फिल्म ने फ्यूरियस 7 के बाद होम मीडिया बिक्री चार्ट पर दूसरे स्थान पर शुरुआत की। 73 सिंड्रेला को 25 जून 2019 को 4K ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। 74 अक्टूबर 2014 में डिज्नी और टर्नर ब्रॉडकास्टिंग के बीच एक लाइसेंसिंग समझौते की घोषणा की गई, जिसके तहत सिंड्रेला का प्रीमियर 2017 के वसंत में टर्नर के केबल नेटवर्क पोर्टफोलियो, TBS और TNT सहित में होगा। 75 फिल्म का नेटवर्क टेलीविजन प्रीमियर 13 अगस्त 2017 को TBS पर हुआ था। फिल्म का प्रीमियर 8 अक्टूबर 2018 को डिज्नी चैनल पर भी हुआ। यह फिल्म 19 जनवरी 2021 को ABC के वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी प्रोग्रामिंग ब्लॉक पर प्रसारित हुई। स्वागत। बॉक्स ऑफिस। सिंड्रेला ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $201.2 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $341.2 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $542.4 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट $95 मिलियन था। 4.5 यह 2015 की 12वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। 76 फिल्म की दुनिया भर में $132 मिलियन की ओपनिंग हुई। 77 और आईमैक्स की ओपनिंग $9 मिलियन की रही। 78 डेडलाइन हॉलीवुड ने उत्पादन बजट, विपणन, प्रतिभा भागीदारी और अन्य लागतों को ध्यान में रखते हुए फिल्म के शुद्ध लाभ की गणना $164.77 मिलियन की। बॉक्स ऑफिस की कमाई और घरेलू मीडिया राजस्व ने इसे 2015 की सबसे मूल्यवान ब्लॉकबस्टर्स की सूची में 8वें स्थान पर रखा। 79 अमेरिका और कनाडा में सिंड्रेला शुक्रवार 13 मार्च 2015 को 3,845 सिनेमाघरों में खुली और $23 मिलियन की कमाई की। 80 फिल्म की शुक्रवार की कमाई में देर रात $2.3 मिलियन का प्रदर्शन शामिल था। 80 इसने अपने शुरुआती सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसने $67.9 मिलियन की कमाई की। 81 जिसमें 358 आईमैक्स थिएटरों से रिकॉर्ड $5 मिलियन की कमाई शामिल थी, और यह डिज्नी की अब तक की सबसे बड़ी 2D PG रेटेड ओपनिंग बन गई। 82 83 यह निर्देशक केनेथ ब्रानक के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग है, 2011 के थॉर रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। मार्च में डिज्नी की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग। 84 85 86 अपने शुरुआती सप्ताहांत में दर्शकों में 66% महिलाएं, 66% परिवार, 26% वयस्क, 8% किशोर, 31% 12 वर्ष से कम उम्र के और 9% 50 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोग शामिल थे। 78 सिंड्रेला ने बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला सप्ताह $87.55 मिलियन के साथ समाप्त किया, जो फिल्म की रिलीज से पहले की ऊंची उम्मीदों का बहुत उच्च अंत था। 87 अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म 49% गिरकर $35 मिलियन पर आ गई और इसे द डाइवर्जेंट सीरीज इंसर्जेंट ने पीछे छोड़ दिया और यह 2 पर आ गई। 88 यह गिरावट डिज्नी की 2 पिछली लाइव एक्शन फंतासी फिल्मों ओज द ग्रेट एंड पावरफुल 48% और मेलेफिकेंट 51% के बीच में थी। 89उत्तरी अमेरिका के बाहर बॉक्स ऑफिस विश्लेषकों ने $60 मिलियन की ओपनिंग की भविष्यवाणी की थी। 91 फिल्म ने उत्तरी अमेरिका के बाहर अपनी शुरुआत उसी सप्ताहांत में की जिस दिन इसकी व्यापक उत्तरी अमेरिकी रिलीज हुई थी, और इसने 31 देशों से अनुमानित $62.4 मिलियन कमाए। 77 जिसमें आईमैक्स थिएटरों से $4 मिलियन शामिल थे। 78 इसने 2 गैरलगातार सप्ताहांतों के लिए बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। 92 इसने चीन में $25 मिलियन के साथ शुरुआत की, जो देश में मार्च की सबसे बड़ी ओपनिंग थी। 77 और रूस में $7.3 मिलियन के साथ। 77 इन दोनों देशों में शुरुआत को प्रभावशाली माना गया, क्योंकि दोनों देश 2D के बजाय 3D फिल्मों के लिए अपनी उत्सुकता के लिए प्रसिद्ध है। 77 92 93 ऑस्ट्रेलिया में,
जहां रिलीज की तारीख क्रिकेट विश्व कप के समापन के साथ मेल खा रही थी, यह $3.4 मिलियन से खुलने में सफल रही। 92 इटली ने $4.6 मिलियन से शुरुआत की और लगातार 3 सप्ताहांतों तक बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। 77 92 यह लगातार 5 सप्ताहांतों तक जापानी बॉक्स ऑफिस पर भी शीर्ष स्थान पर रही। 94 यह चीन में पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स के बाद दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली डिज्नी लाइव एक्शन फिल्म बन गई और फिलीपींस में मेलेफिसेंट के बाद 95 कुल कमाई में अमेरिका और कनाडा के बाहर इसके सबसे बड़े बाजार चीन $71.1 मिलियन, जापान $46 मिलियन और यूके, आयरलैंड और माल्टा $29.2 मिलियन है। सिंड्रेला को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। 98 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 258 समीक्षाओं के आधार पर 84% अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसकी रेटिंग औसत 7.20 है। साइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, संशोधनवादी युग में ताजगी से भरपूर पारंपरिक केनेथ ब्रानग की सिंड्रेला साबित करती है कि डिज्नी ने अपने पुराने जमाने के जादू को नहीं खोया है। 99 मेटाक्रिटिक ने 47 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 67 का भारित औसत स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 100 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर ग्रेड दिया। 78 81 हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में फिल्म की समीक्षा की और विशेष प्रभावों, पटकथा और ब्लैंचेट के प्रदर्शन की प्रशंसा की और कहा कि बचपन के सपनों को बदलने के लिए उदासीन किसी भी व्यक्ति को एक उत्थानकारी फिल्म में आनंद लेने के लिए कुछ मिलेगा जो नुकसान और लचीलापन, अनुभव और परिपक्वता के सार्वभौमिक विषयों में गर्म भावना का निवेश करती है। 101 वैरायटी के पीटर डेब्रूज ने कहा, यह सब थोड़ा सा चौकोर है, आकर्षण से भरपूर है, लेकिन इसमें एन्चांटेड या द प्रिंसेस ब्राइड की चमक की कमी है। लेकिन हालांकि यह सिंड्रेला कभी भी डिज्नी की एनिमेटेड क्लासिक की जगह नहीं ले सकती, यह कोई बदसूरत सौतेली बहन भी नहीं है, बल्कि एक योग्य साथी है। 102 द गार्जियन के गाय लॉज ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए और कहा, हालांकि नए मॉडल सिंड्रेला को फ्रोजन की प्रगतिशील अर्धनारीवादी लीड का अनुसरण करते देखना अच्छा हो सकता था, लेकिन फिल्म का बेकार एम्बर में संरक्षित रोमांटिकतावाद इसका असली आकर्षण है। 103 फोर्ब्स के स्कॉट मेंडेलसन ने फिल्म के दृश्य प्रभावों और प्रोडक्शन डिजाइन की प्रशंसा की और कॉस्ट्यूम डिजाइन को ऑस्कर योग्य माना। उन्होंने कहा, सहानुभूति और सशक्तिकरण पर जोर देने के साथ वॉल्ट डिज्नी की सिंड्रेला उनकी हमारे एनिमेटेड क्लासिक्स को लाइव एक्शन ब्लॉकबस्टर में बदलने की उपशैली में अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है। 104 टाइम पत्रिका के रिचर्ड कॉलिस ने कहा कि ब्रैनग की सिंड्रेला डिज्नी की बुरी तरह से कल्पना की गई एनिमेटेड फिल्म को सफलतापूर्वक अपडेट और पुनर्जीवित करती है और सशक्त एला, दृश्यों और ब्लैंचेट के प्रदर्शन की प्रशंसा की। 105 स्लेट के कैटी वाल्डमैन ने भी इसी तरह फिल्म को एक सराहनीय और प्रामाणिक अपग्रेड माना, जो अपनी क्लासिक भव्यता और आकर्षण को बनाए रखते हुए अपनी नायिका को कमतर नहीं आंकती है। 106 द वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो मॉर्गनस्टर ने जेम्स और ब्लैंचेट के प्रदर्शन, सेट, वेशभूषा और न्यूनतम डिजिटल प्रभावों के साथ साथ ब्रैनग के निर्देशन की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने एक शानदार टिकाऊ फंतासी का स्वर सेट किया है जो अक्सर प्रभावित करता है, अक्सर मजाकिया, शायद ही कभी मधुर, लगभग आत्मटिप्पणी से मुक्त और पूरी तरह से विडंबना से मुक्त होता है। 107 इसी तरह यूएसए टुडे की क्लाउडिया पुइग ने ब्रानग और पटकथा लेखक क्रिस वीट्स के साथ साथ चकाचौंध के बीच इस रोमांटिक कहानी को ईमानदारी से पेश करने के लिए प्रदर्शनों की सराहना की। 108 लॉस एंजल्स टाइम्स की बेत्सी शार्की ने ब्लैंचेट और जेम्स के अभिनय की प्रशंसा की और फिल्म को काव्यात्मक रूप से, यदि भविष्यवाणी नहीं तो कल्पित कहानी की कहानी के रूप में वर्णित किया, जो अपनी ईमानदारी, हास्य, आधुनिक समय के दिखावे की कमी और ब्रानग के
एकल फोकस के कारण सफल होती है। 109 द चार्लोट ऑब्जर्वर के लॉरेंस टॉपमैन ने घोषणा की, इस संस्करण में सामान्य से अधिक मनोवैज्ञानिक गहराई है और उन सवालों के जवाब देता है जो हमारे पास हमेशा से रहे होंगे। ब्रानग की सिंड्रेला परीक्षा रूपांतरणों रॉबर्ट बैरन ने लिखा कि ब्रैनग की कहानी को पारंपरिक तरीके से कहने के कारण वह वास्तव में कहानी के आध्यात्मिक, वास्तव में विशेष रूप से ईसाई चरित्र को उभरने की अनुमति देता है। 111， फिल्म को द रैप की हर डिज्नी लाइव एक्शन रीमेक की एनिमेटेड क्लासिक रैंकिंग सबसे खराब से सर्वश्रेष्ठ की सूची में एक स्थान दिया गया। 112 वैरायटी की डिज्नी की लाइव एक्शन रीमेक की रैंकिंग 101 डाल्मेशियन से मुलान तक की सूची में 2, 113 रॉटन टोमाटोज की सभी 14 डिज्नी लाइव एक्शन रीमेक की रैंकिंग की सूची में 3, 114 और पॉलीगॉन की सभी 20 डिज्नी लाइव एक्शन रीमेक फिल्में रैंकिंग में एक स्थान दिया गया। 115， पुरस्कार समारोह की तिथि, वर्ग, प्राप्तकर्ता, परिणाम, संदर्भ। टीन च्वाइस अवार्ड्स 16 अगस्त 2015 पसंदीदा फिल्म, विज्ञान फंतासी, काल्पनिक सिंड्रेला मनोनीत, 116 पसंदीदा फिल्म अभिनेत्री, साइंस फिक्शन, फैंटेसी, लिली जेम्स। विश्व साउंड ट्रैक पुरस्कार 24 अक्टूबर 2015 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर पैट्रिक डॉयल, 117। हॉलीवुड फिल्म पुरस्कार 1 नवंबर 2015 वर्ष का सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर सैंडी पॉवेल, 118। हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स 11 नवंबर 2015 सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर, फैंटेसी फिल्म। सिंड्रेला या द लिटिल ग्लास स्लीपर एक लोक कथा है जिसके हजारों रूप है जो पूरी दुनिया में सुनाई जाती है। 2-3 मुख्य पात्र एक युवा लड़की है जो परित्यक्त परिस्थितियों में रहती है, जिसे अचानक असाधारण भाग्य का आशीर्वाद मिलता है और वह विवाह के माध्यम से सिंहासन पर बैठ जाती है। ग्रीक भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो द्वारा 7 ईसा पूर्व और 23 ईस्वी के बीच सुनाई गई रोडोपिस की कहानी एक ग्रीक दास लड़की के बारे में है जो मिस्र के राजा से शादी करती है, जिसे आमतौर पर सिंड्रेला कहानी का सबसे पुराना ज्ञात रूप माना जाता है। 234， कहानी का पहला साहित्यिक यूरोपीय संस्करण इटली में गियाम्बतिस्ता बेसिल द्वारा 1634 में उनके पेंटामेरोन में प्रकाशित किया गया था। वह संस्करण जो अब अंग्रेजी बोलने वाले दुनिया में सबसे व्यापक रूप से जाना जाता है, उसे चार्ल्स पेरॉल्ट द्वारा हिस्टोयर्स ओ कॉन्टेस डू टेम्प्स पासे में 1697 में सिंड्रेलॉन के रूप में फ्रेंच में प्रकाशित किया गया था और इसे सिंड्रेला के रूप में अंग्रेजीकृत किया गया था। 5 एक अन्य संस्करण को बाद में ब्रदर्स ग्रिम द्वारा उनके लोक कथा संग्रह ग्रिम्स फेरी टेल्स में 1812 में एशेम्पुटेल के रूप में प्रकाशित किया गया था। हालांकि कहानी का शीर्षक और मुख्य पात्र का नाम अलग अलग भाषाओं में बदल जाता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा की लोककथाओं में सिंड्रेला एक आदर्श नाम है। सिंड्रेला शब्द का अर्थ सादृश्य से, किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके गुण पहचाने नहीं जाते हैं, या कोई व्यक्ति जो अस्पष्टता और उपेक्षा की अवधि के बाद अप्रत्याशित रूप से मान्यता या सफलता प्राप्त करता है। खेल की दुनिया में सिंड्रेला का उपयोग कम आंकी गई टीम या क्लब के लिए किया जाता है जो मजबूत और अधिक पसंदीदा प्रतियोगियों पर जीत हासिल करता है। सिंड्रेला की अभी भी लोकप्रिय कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय संस्कृति को प्रभावित करती है, जो विभिन्न प्रकार के मीडिया को कथानक तत्व, संकेत और ट्रॉप्स प्रदान करती है। प्राचीन संस्करण। यूरोपीय रोडोपिस। मुख्य लेख रोडोपिस। मिस्र से प्राचीन चप्पलों की जोड़ी। सिंड्रेला कहानी का सबसे पुराना ज्ञात मौखिक संस्करण रोडोपिस की प्राचीन ग्रीक कहानी है। 4-6 मिस्र में नौक्रेटिस की कॉलोनी में रहने वाली एक ग्रीक वेश्या, जिसके नाम का अर्थ है गुलाबी गाल। कहानी को सबसे पहले ग्रीक भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ने अपने जियोग्राफिका पुस्तक 1733 में दर्ज किया है। वे मिस्र के लोग एक शानदार कहानी बताते हैं कि जब वह स्नान कर रही थी तो एक बाज ने उसकी नौकरानी से उसकी एक चप्पल छीन ली और उसे मेम्फिस ले गया, और जब राजा खुली हवा में न्याय कर रहा था
तो बाज जब उसके सिर के ऊपर पहुंचा तो उसने चप्पल को उसकी गोद में फेंक दिया और राजा चप्पल के सुंदर आकार और घटना की विचित्रता से उत्तेजित हो गया। उसने चप्पल पहनने वाली महिला की तलाश में देश भर में लोगों को भेजा और जब वह नौक्रेटिस शहर में मिली तो उसे मेम्फिस लाया गया और वह राजा की पत्नी बन गई।七 इसी कहानी को बाद में रोमन वक्ता एलियन लगभग 175 लगभग 235 ने अपने विविध इतिहास में भी दर्ज किया, जो पूरी तरह से ग्रीक में लिखा गया था। एलियन की कहानी स्ट्रैबो द्वारा बताई गई कहानी से काफी मिलती जुलती है, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि विचाराधीन फिरौन का नाम सेमेटिचस था। B8 एलियन के विवरण से संकेत मिलता है कि रोडोपिस की कहानी पूरे पुरातन काल में लोकप्रिय रही। स्ट्रैबो से लगभग 5 शताब्दियों पहले हेरोडोटस ने अपने इतिहास में रोडोपिस नामक एक संभावित संबंधित वेश्या के बारे में एक लोकप्रिय किंवदंती दर्ज की। 927 जिसमें दावा किया गया कि वह थ्रेस से आई थी, समोस के इडमोन की दासी थी और कहानीकार ईसप की सहदास थी, जिसे फिरौन अमासिस के समय में मिस्र ले जाया गया था और वहां गीतकार सप्पो के भाई माइटिलीन के चरेक्सस द्वारा एक बड़ी राशि के लिए मुक्त किया गया था। 9 27 28 10 रोडोपिस के जूते के परीक्षण की सिंड्रेला की चप्पल से समानता को 19वीं शताब्दी में एडगर टेलर 11 और रेवरेंड सबाइन बेरिंगोल्ड 12 द्वारा पहले ही नोट किया जा चुका है। एस्पासिया ऑफ फोकेआ। मुख्य लेख एस्पासिया ऑफ फोकेआ सिंड्रेला चरित्र के लिए दूसरा पूर्ववर्ती, जो देर से पुरातनता से आता है, संभवतः फोकिया की एस्पासिया है। उसकी कहानी एलियन के वारिया स्टोरिया में बताई गई है। बचपन में अपनी मां को खो देने और अपने पिता द्वारा पालपोस कर बड़ा होने के बाद एस्पासिया गरीबी में रहने के बावजूद एक महान व्यक्ति से मिलने का सपना देखती है। जैसे ही वह सोती है, लड़की को एक कबूतर का एक महिला में रूपांतरित होने का दर्शन होता है, जो उसे शारीरिक अपूर्णता को दूर करने और अपनी सुंदरता को बहाल करने के तरीके के बारे में निर्देश देती है। एक अन्य एपिसोड में उसे और अन्य वेश्याओं को फारसी रीजेंट साइरस द यंगर द्वारा आयोजित दावत में शामिल होने के लिए बनाया गया है। भोज के दौरान फारसी राजा की नज़र खुद एस्पासिया पर पड़ती है और अन्य महिलाओं को अनदेखा कर देती है। 13 14 ले फ्रेसने एशट्री गर्ल की 12वीं शताब्दी की लाई, जिसे मैरी डी फ्रांस ने दोबारा सुनाया, सिंड्रेला कहानी का एक रूप है। 941 जिसमें एक अमीर कुलीन महिला अपनी नवजात बेटी को एक ननरी के बाहर एक राख के पेड़ के नीचे एक अंगूठी और ब्रोकेड के साथ उसकी पहचान के टोकन के रूप में छोड़ देती है। 941 क्योंकि वह जुड़वां बहनों में से एक है। 941 मां को डर है कि उस पर बेवफाई का आरोप लगाया जाएगा। 941 लोकप्रिय धारणा के अनुसार जुड़वा 2 अलग अलग पिताओं के सबूत थे। 15 शिशु को कुली द्वारा खोजा जाता है, जो उसका नाम फ्रेसने रखता है, जिसका अर्थ है ऐश ट्री। 941 हालांकि कुलीन व्यक्ति को कुलीन जन्म की महिला से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। 941 फ्रेसने स्वीकार करती है कि वह अपने प्रेमी से कभी शादी नहीं करेगी। 941 लेकिन एक दासी के रूप में विवाह कक्ष में प्रतीक्षा करती है। 941 वह अपने खुद के ब्रोकेड से बिस्तर को ढकती है। 941 लेकिन उसके अनजाने में उसके प्रेमी की दुल्हन वास्तव में उसकी जुड़वां बहन है। 941 और उसकी मां ब्रोकेड को उसी के रूप में पहचानती है जिसे उसने अपनी बेटी को दिया था, जिसे उसने इतने साल पहले छोड़ दिया था। 941 फ्रेसने के असली माता पिता का पता चलता है। 941 और उसके कुलीन जन्म के परिणामस्वरूप उसे अपने प्रेमी से शादी करने की अनुमति दी जाती है। 941 जबकि उसकी जुड़वां बहन की शादी एक अलग कुलीन व्यक्ति से होती है। 9 41 माल्टा से इक्लेम्फ्यूसा। माल्टीज सिंड्रेला का नाम इक्लेम्फ्यूसा है। उसे बचपन में एक अनाथ बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है। अपनी मृत्यु से पहले उसके पिता ने उसे 3 जादुई वस्तुएं दीं।
एक शाहबलूत, एक अखरोट और एक बादाम। वह राजा के महल में एक नौकर के रूप में काम करती थी। किसी ने कभी भी उस बेचारी लड़की पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन उसने एक बड़ी गेंद के बारे में सुना और एक जादुई मंत्र की मदद से खुद को एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल लिया। राजकुमार को उससे प्यार हो गया और उसने उसे एक अंगूठी दी। अगली रात राजकुमार ने उसे एक हीरा दिया और तीसरी रात उसने उसे एक अंगूठी दी जिस पर एक बड़ा रत्न जरा हुआ था। गेंद के खत्म होने तक इक्लेम्फ्यूसा महल के तहखानों में छिपकर भाग जाती। वह जानती थी कि राजकुमार उसके गायब होने से बहुत दुखी है, इसलिए एक दिन उसने उसके लिए कुछ क्रस्टिनी, विशिष्ट माल्टीज बिस्कुट बनाए और उनमें से प्रत्येक में 3 उपहार छिपा दिए। जब राजकुमार ने बिस्किट खाए तो उसे रहस्यमयी राजकुमारी को दिए गए उपहार मिल गए और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसने चिक्लेम्फुसा को उसकी खराब शक्ल की वजह से अनदेखा करके कितनी बड़ी गलती की थी। उन्होंने जल्द ही शादी की व्यवस्था कर ली और वह उसकी पत्नी बन गई। 16、17、18。 यूरोप के बाहर ये जियान की कहानी पहली बार 860 के आसपास डुआन चेंगशी द्वारा लिखित युयांग के विविध मोर्सल्स में दिखाई दी थी। 19 इस संस्करण में ये जियान स्थानीय आदिवासी नेता की बेटी है, जिसकी मृत्यु तब हुई जब वह छोटी थी। क्योंकि उसकी मां की मृत्यु उसके पिता से पहले हो गई थी, वह अब अपने पिता की दूसरी पत्नी की देखभाल में है, जिसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। वह एक मछली से दोस्ती करती है, जो उसकी मृत मां का पुनर्जन्म है। 1-9 उसकी सौतेली मां और सौतेली बहन मछली को मार देती है, लेकिन ये जियान को हड्डियां मिल जाती है, जो जादुई होती है, और वे उसे एक स्थानीय उत्सव के लिए उचित रूप से तैयार होने में मदद करती है, जिसमें एक बहुत ही हल्का सुनहरा जूता भी शामिल है। 19 उसके सौतेले परिवार ने उसे उत्सव में पहचान लिया, जिससे वह भाग गई और गलती से जूता खो दिया। राजा को एहसास होता है कि वह वही है और उसे वापस अपने राज्य में ले जाता है। उसकी क्रूर सौतेली मां और सौतेली बहन उड़ते हुए पत्थरों से मर जाती है। 20 कहानी के विभिन्न रूप चीन के कई जातीय समूहों में भी पाए जाते हैं। 19、ताम और कैम वियतनाम की ताम और कैम की कहानी चीनी संस्करण के समान है। नायिका ताम के पास भी एक मछली थी जिसे सौतेली मां और सौतेली बहन ने मार दिया था, और उसकी हड्डियों से उसे कपड़े भी मिले। 21 बाद में राजा से शादी करने के बाद ताम को उसकी सौतेली मां और बहन ने मार दिया और एक पक्षी, एक करघा और एक सोने के सेब के रूप में कई बार पुनर्जन्म लिया। अंततः वह राजा के पास फिर से मिली और उसके बाद खुशी से रहने लगी। कैम ने उससे उसकी सुंदरता का राज पूछा। टैम उसे एक छेद के पास ले गई और उसे अंदर कूदने के लिए कहा। फिर उसने शाही रक्षकों को कैम पर उबलता पानी डालने का आदेश दिया। उसकी लाश का उपयोग किन्वित सॉस बनाने के लिए किया गया था, जिसे उसने सौतेली मां को भेजा था। सौतेली मां ने इसे हर एक भोजन के साथ खाया। इस कहानी के अंत के कई रूप हैं। पारिवारिक अनुकूल संस्करण में आमतौर पर सौतेली मां और कैम को निर्वासित कर दिया जाता है और फिर बिजली गिरने से उन दोनों की मौत हो जाती है। अन्य संस्करणों में या तो कहानी का अलग अंत होता है या बदला लेने वाले हिस्से को पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है। कोंगजवी और पाटजवी कोरिया से उत्पन्न कोंगजवी और पाटजवी डिज्नी की सिंड्रेला के समान एक कहानी है, जिसमें 2 विशिष्ट विशेषताएं हैं: हिंसा की डिग्री और राजकुमार से शादी के बाद कथानक की निरंतरता। मुख्य पात्र कोंगजवी अपनी मां को खो देती है जब वह एक बच्ची थी और उसके पिता एक विधवा से दोबारा शादी करते हैं। विधवा की एक बेटी भी है जिसका नाम पाटजवी है। उसके पिता के गुजर जाने के बाद सौतेली मां और पाटजवी कोंगजवी को भूखा रखकर, पीटकर और बेरहमी से काम करवाकर उसका शोषण करती है। कोंगजवी को जानवरों और अलौकिक सहायकों जैसे गाय, टोर, पक्षियों का झुंड और परी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
ये सहायक कोंग्जवी को एक मजिस्ट्रेट के सम्मान में एक नृत्य में भाग लेने में सहायता करते हैं। नृत्य से वापस आते समय कोंग्जवी अपना एक जूता खो देती है। जहां डिज्नी की सिंड्रेला खत्म होती है, कोंग्जवी की मुश्किलें शादी में भी जारी रहती है। इस शादी से ईर्ष्या करने वाली पटजवी कोंग्जवी से माफी मांगने का नाटक करती है और फिर कोंग्जवी को तालाब में डुबो देती है। पटजवी फिर कोंग्जवी होने का नाटक करती है और मजिस्ट्रेट से शादी कर लेती है। कोंग्जवी फिर कमल के फूल में पुनर्जन्म लेती है, जिसे पटजवी जला देती है और एक बार फिर संगमरमर में पुनर्जन्म लेती है। अन्य पात्रों की मदद से कोंग्जवी अपने पति को पटजवी की हरकतों के बारे में बताने में सक्षम होती है। सजा के तौर पर पटजवी को जिंदा चीर दिया जाता है, उसके शरीर को ज्योतकल में बदल दिया जाता है और उसकी मां को भेज दिया जाता है। वह अज्ञानता में इसे खा लेती है और जब उसे बताया जाता है कि यह पटजवी का मांस है, तो वह सदमे से मर जाती है। दक्षिण कोरिया में इस कहानी के 17 रूप है। 24, 25 एक अमीर विधुर एक घमंडी और अभिमानी महिला से अपनी दूसरी पत्नी के रूप में शादी करता है। उसकी 2 बेटियां हैं, जो समान रूप से घमंडी और स्वार्थी है। लेकिन उस आदमी की पहली पत्नी से एक खूबसूरत छोटी बेटी भी है, जो बेमिसाल दयालुता और मधुर स्वभाव की लड़की है। सौतेली मां छोटी लड़की से ईर्ष्या करती है, क्योंकि उसकी अच्छाई उसकी अपनी 2 बेटियों की कमियां दिखाती है, उसे दास्ता में धकेल देती है, जहां लड़की को दिनरात छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। दिन भर के काम खत्म होने के बाद वह गर्म रहने के प्रयास में चिमनी के पास सिमट कर बैठ जाती है। वह अक्सर राख से ढकी हुई उठती है, जिससे उसकी सौतेली बहनें उसका मजाक उड़ाते हुए उसे सिंड्रेला उपनाम देती है। सिंड्रेला इस दुर्व्यवहार को धैर्यपूर्वक सहन करती है और अपने पिता को नहीं बताती, जो उसे डांटते। एक दिन राजकुमार ने देश के सभी लोगों को एक शाही पार्टी में आमंत्रित किया। दोनों सौतेली बहनें खुशी खुशी पार्टी के लिए अपने कपड़ों की योजना बनाती है और सिंड्रेला को यह कहकर चिढ़ाती है कि नौकरानियों को पार्टी में आमंत्रित नहीं किया जाता है। जैसे ही 2 सौतेली बहनें और सौतेली मां बॉल के लिए रवाना होती है, सिंड्रेला निराशा में रोती है। उसकी परी गॉडमदर जादुई रूप से प्रकट होती है और तुरंत सिंड्रेला को घर की नौकरानी से उस युवा महिला में बदलना शुरू कर देती है, जो वह जन्म से थी। यह सब सिंड्रेला को बॉल में लाने के प्रयास में होता है। वह कद्दू को सोने की गाड़ी में बदल देती है, चूहों को घोड़ों में, चूहे को कोचमैन में और छिपकलियों को पैदल चलने वालों में बदल देती है। फिर वह सिंड्रेला के फटे कपड़ों को एक खूबसूरत जराऊ गाउन में बदल देती है, जिसमें कांच की एक नाजुक जोड़ी चप्पलें होती है। परी गॉडमदर उसे बॉल का आनंद लेने के लिए कहती है, लेकिन उसे चेतावनी देती है कि उसे आधी रात से पहले वापस लौटना होगा, जब जादू टूट जाएगा। बॉल पर पूरा कोर्ट सिंड्रेला, खासकर राजकुमार से मंत्रमुग्ध हो जाता है। इस पहली बॉल पर सिंड्रेला आधी रात से पहले निकलना याद रखती है। घर वापस आकर सिंड्रेला अपनी परी गॉडमदर को विनम्रतापूर्वक धन्यवाद देती है। फिर वह मासूमियत से 2 सौतेली बहनों का अभिवादन करती है, जिन्होंने उसे पहले नहीं पहचाना था, और बॉल पर मौजूद खूबसूरत लड़की के अलावा और कुछ नहीं बोलती। अगली शाम एक और बॉल आयोजित की जाती है और सिंड्रेला फिर से अपनी परी गॉडमदर की मदद से भाग लेती है। राजकुमार बॉल में रहस्यमयी महिला के प्रति और भी अधिक मोहित हो गया है, और बदले में सिंड्रेला उससे इतनी मोहित हो जाती है कि वह समय का ध्यान नहीं रख पाती और आधी रात को ही वहां से निकल जाती है। जल्दबाजी में महल की सीढ़ियों पर अपनी एक कांच की चप्पल खो देती है। राजकुमार उसका पीछा करता है, लेकिन महल के बाहर गार्ड केवल एक साधारण देहाती लड़की को जाते हुए देखते हैं। राजकुमार ने चप्पल को जेब में रख लिया और उस लड़की को खोजने और उससे शादी करने की कसम खाई, जिसकी वह चप्पल है। इस बीच सिंड्रेला दूसरी चप्पल अपने पास रख लेती है, जो जादू टूटने पर भी गायब नहीं होती।
राजकुमार का दूत राज्य की सभी महिलाओं पर जूता आजमाता है। जब दूत सिंड्रेला के घर पहुंचता है तो दोनों सौतेली बहनें उसे जीतने की व्यर्थ कोशिश करती है। सिंड्रेला पूछती है कि क्या वह कोशिश कर सकती है, लेकिन दोनों सौतेली बहनें उसका मजाक उड़ाती है। स्वाभाविक रूप से जूता बिल्कुल फिट बैठता है और सिंड्रेला अच्छे उपाय के लिए दूसरी जूती पेश करती है। सिंड्रेला का सौतेला परिवार माफी की गुहार लगाता है और सिंड्रेला सहमत हो जाती है। सिंड्रेला को उम्मीद थी कि उसका सौतेला परिवार उसे हमेशा प्यार करेगा। सिंड्रेला राजकुमार से शादी करती है और अपनी 2 सौतेली बहनों को माफ कर देती है। फिर उनकी शादी दरबार के 2 अमीर रईसों से करा देती है। वे सभी हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। 38. कहानी का पहला नैतिक यह है कि सुंदरता एक खजाना है, लेकिन शालीनता अमूल्य है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसके साथ कोई भी कुछ भी कर सकता है। 39. हालांकि कहानी का दूसरा नैतिक पाठ पहले वाले को कम करता है और उस आलोचना को उजागर करता है जिस पर पेरॉल्ट निशाना साध रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बुद्धिमत्ता, साहस, अच्छा पालन पोषण और सामान्य ज्ञान होना एक बड़ा लाभ है। ये और इसी तरह की प्रतिभाएं केवल स्वर्ग से आती है और इनका होना अच्छा है। हालांकि ये भी आपको गॉडफादर या गॉडमदर के आशीर्वाद के बिना सफलता दिलाने में विफल हो सकते हैं। एक और प्रसिद्ध संस्करण 19वीं शताब्दी में जर्मन भाइयों जैकब और विल्हेम ग्रिम द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। इस कहानी को एशेनपुटेल या एशपुटल या एशपुटेल, द लिटिल ऐश गर्ल या अंग्रेजी अनुवाद में सिंड्रेला कहा जाता है। यह संस्करण चार्ल्स पेरॉल्ट और डिज्नी की तुलना में बहुत अधिक हिंसक है, जिसमें सिंड्रेला के पिता की मृत्यु नहीं हुई है और 2 सौतेली बहनें सोने की चप्पल में फिट होने के लिए अपने पैरों को विकृत कर लेती है। ब्रदर्स ग्रिम के इस संस्करण में कोई परी गॉडमदर नहीं है, बल्कि एक इच्छा वृक्ष से मदद मिलती है जिसे नायिका ने अपनी मृत मां की कब्र पर लगाया था जब वह एक निश्चित मंत्र पढ़ती है। अपने संग्रह 1819 के दूसरे संस्करण में ब्रदर्स ग्रिम ने मूल 1812 संस्करण को एक कोरा के साथ पूरक किया, जिसमें 2 सौतेली बहनों को उनकी क्रूरता के लिए राजकुमारी सिंड्रेला द्वारा एक भयानक सजा भुगतनी पड़ती है। 40, 41, 42 ग्रिम के समान एक परिकथा एशेनब्रोडेल 1845 में डॉयचेस मार्चेनबच में लुडविग बेचस्टीन द्वारा प्रकाशित की गई थी। 43. सारांश: एक अमीर सज्जन की पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है और जब वह अपनी मृत्युशैया पर लेटी होती है तो वह अपनी इकलौती बेटी को बुलाती है और उसे अच्छा और दयालु बने रहने के लिए कहती है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करेंगे। फिर वह मर जाती है और उसे दफना दिया जाता है। बच्ची हर दिन शोक मनाने के लिए अपनी मां की कब्र पर जाती है और 1 साल बीत जाता है। सज्जन एक और महिला से शादी करता है, जिसकी पिछली शादी से 2 बड़ी बेटियां हैं। उनके चेहरे सुंदर और त्वचा गोरी है, लेकिन उनके दिल क्रूर और दुष्ट है। सौतेली बहनें लड़की के बढ़िया कपड़े और गहने चुरा लेती है और उसे फटे पुराने कपड़े पहनने के लिए मजबूर करती है। वे उसे रसोई में भेज देती है और उसका उपनाम एशेमपुटेल, ऐशफूल, रख देती है। उसे बहनों के लिए सुबह से शाम तक हर तरह का कठिन काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। क्रूर बहनें उसका मजाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं करती और गंदगी फैलाकर उसके कामों को और कठिन बना देती है। हालांकि इन सब के बावजूद लड़की अच्छी और दयालु बनी रहती है और नियमित रूप से अपनी मां की कब्र पर जाकर रोती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि वह अपने हालात में सुधार देखे। एक दिन सज्जन एक मेले में जाते हैं और अपनी सौतेली बेटियों को विलासिता के उपहार देने का वादा करते हैं। बड़ी बेटी सुंदर कपड़े मांगती है, जबकि छोटी मोती और हीरे मांगती है। उनकी अपनी बेटी बस यही भीख मांगती है कि रास्ते में उनकी टोपी गिराने के लिए पहली टहनी चाहिए।
सज्जन अपने रास्ते पर चलते हैं और अपनी सौतेली बेटियों के लिए उपहार खरीदते हैं। एक जंगल से गुजरते समय उन्हें एक हेजल टहनी मिलती है और वह उसे अपनी बेटी को दे देती है। वह टहनी को अपनी माँ की कब्र पर लगाती है, उसे अपने आंसुओं से सींचती है और वर्षों में वह एक चमकता हुआ हेजल पेड़ बन जाता है। लड़की दिन में 3 बार इसके नीचे प्रार्थना करती है और जब वह प्रार्थना करती है तो एक सफेद पक्षी हमेशा उसके पास आता है। वह पक्षी को अपनी इच्छाएं बताती है और हर बार पक्षी उसकी इच्छा के अनुसार उसके लिए नीचे फेंकता है। राजा ने 3 दिनों तक चलने वाले उत्सव की घोषणा करने का फैसला किया और उस देश की सभी सुंदर युवतियों को आमंत्रित किया ताकि राजकुमार उनमें से किसी एक को अपनी दुल्हन के रूप में चुन सके। दोनों बहनों को भी आमंत्रित किया जाता है, लेकिन जब एशेम्पुटेल उनसे विनती करती है कि वे उसे उत्सव में उनके साथ जाने दे, तो सौतेली माँ मना कर देती है क्योंकि उसके पास पहनने के लिए न तो अच्छे कपड़े हैं और न ही जूते। जब लड़की जोर देती है तो महिला उसे उठाने के लिए राख में दाल का एक बर्तन फेंकती है और गारंटी देती है कि अगर वह 2 घंटे में दाल साफ कर सकती है तो उसे उत्सव में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। जब लड़की ने 1 घंटे से भी कम समय में सफेद कबूतरों के झुंड की मदद से काम पूरा कर लिया, जो एक निश्चित मंत्र गाते समय आए थे, तो सौतेली माँ ने काम को 2 गुना कर दिया और दाल की और भी अधिक मात्रा डाल दी। जब एशेम्पुटेल अपनी बेटियों के अवसरों को खराब नहीं करना चाहती थी, तो वह इसे और अधिक तेजी से पूरा करने में सक्षम हो जाती है। सौतेली माँ अपने पति और बेटियों के साथ उत्सव में भाग लेने के लिए जल्दी से निकल जाती है और रोती हुई सौतेली बेटी को पीछे छोड़ देती है। सिंड्रेला पेड़ से प्रार्थना करती है और छोटे पक्षी उसे एक सुंदर पोशाक प्रदान करते हैं। एलेनोर एबॉट द्वारा कला। लड़की कब्रिस्तान में वापस चली जाती है और चांदी और सोने के कपड़े पहनने के लिए कहती है। सफेद पक्षी सोने और चांदी का गाउन और रेशमी जूते उतारता है। वह दावत में जाती है। राजकुमार हर समय उसके साथ नृत्य करता है। जब भी कोई सज्जन उसका हाथ मांगता है तो वह उसे अपना नृत्य साथी बताता है और जब सूर्यास्त होता है तो वह जाने के लिए कहती है। राजकुमार उसे घर ले जाता है, लेकिन वह उससे बच निकलती है और एस्टेट के कबूतरों के बारे में कूद जाती है। पिता समय से पहले घर आ गया और राजकुमार ने उसे कबूतरों के बारे को काटने के लिए कहा, लेकिन एशेम्पुटेल पहले ही पीछे से भागकर कब्रिस्तान में हेजल के पेड़ के पास उसके बढ़िया कपड़े लौटाने के लिए चली गई थी। पिता उसे रसोई के चूल्हे में सोता हुआ पाता है और उसे कुछ भी संदेह नहीं होता। अगले दिन लड़की शानदार परिधान में दिखाई देती है। राजकुमार फिर से पूरे दिन उसके साथ नृत्य करता है और जब अंधेरा हो जाता है तो राजकुमार उसके साथ घर जाता है। हालांकि वह उससे बचने के लिए पीछे के बगीचे में एक नाशपाती के पेड़ पर चढ़ जाती है। राजकुमार उसके पिता को बुलाता है, जो पेड़ को काट देता है, यह सोचकर कि शायद यह एशेम्पुटेल हो सकती है। लेकिन जब पिता घर आता है तो एशेम्पुटेल पहले से ही रसोई में थी। तीसरे दिन वह भव्य साजसज्जा में सजी हुई दिखाई देती है। उसके पैरों में सोने की चप्पलें होती है। अब राजकुमार उसे रखने का दृढ़ निश्चय करता है और पूरी सीरी को राल से रंग देता है। एशेम्पुटेल राजकुमार से बचने की जल्दबाजी में उस राल पर अपनी एक सोने की चप्पल खो देती है। राजकुमार उस चप्पल को उठाता है और घोषणा करता है कि वह उस युवती से शादी करेगा जिसके पैर में सोने की चप्पल फिट होगी। दोस्तों रेटिंग की बात की जाए तो IMDb पर 8.7 की इसकी रेटिंग है और 86% इसकी एक तरह से जो रेटिंग हमें देखने को मिली रॉटन टोमेटोज़ पर वो भी 10 है। साथ ही साथ इसके बजट के बारे में बात की जाए तो बजट 90 मिलियन का था। उसके अंदर इसने जो कलेक्शन किया लगभग 540.4 मिलियन का इसने कलेक्शन किया, जो कि सुपर डुपर हिट इसके लिए था। और डिज्नी की जितनी भी मूवी आती है सारी की सारी सुपर डुपर हिट रहती है। और साथ ही साथ अब डिज्नी की एक और मूवी हमें देखने को मिलने वाली है, मुफासा।
वो भी आप एक तरह से देखना चाहते हो, यानी उसकी स्टोरी आप जानना चाहते हो, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो। उस पर भी हम वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो यदि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।